हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथ ही साथ हम पूरा पढ़ेंगे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो बुक मैंने आपको बताया है, ये आपके पास अपने थंबनेल में देखा ही होगा। हम इस पूरी बुक को करने वाले हैं जिसमें कि MCQs हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप लोगों ने ये बुक देखी है पहले या अगर नहीं पढ़ी है तो मैं इसका पूरा जनरल सॉल्यूशन आपको दूंगा। इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ ब्रीफ में इनके आंसर भी मिलेंगे। हम इसमें अभी तो भूगोल स्टार्ट किया हमने, फिर हम बात करेंगे पॉलिटी की और फिर हिस्ट्री, साइंस, सब की बात करेंगे क्योंकि इसमें ऑल ओवर सब कुछ है। 3100 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको हेल्प करेगा। उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में, उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स में, सेंटर के सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि सभी में जीके का बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, 25 कहीं 50 नंबर की जीके पूछी जाती है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी 2 वैकेंसीज़ आई हैं और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे लेखपाल हो गया आपका और पुलिस ऑपरेटर हो गया, आपको पता कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ रखी है वहाँ पर, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो आप सब उसी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में। तो दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है पूछा, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है, इसकी बात आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.7 बिलियन वर्ष। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। आप इसका ब्रीफ देख सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है। तो आप इसका ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को बीच में रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है कि जॉन लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इनका आपको पता है कि बिग बैंग से जुड़ा हुआ है, महाविस्फोट सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इनका हाथ ज़्यादा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब इसका जो राइट आंसर मान सकते हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने देखो इसके आंसर में भी दिया है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो अगर आप जो व्याख्या दी हुई है उसे देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इन्होंने बिग बैंग में हेल्प की हुई है। आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी मिल्की वे है उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सर्पिलाकार। देखो लिखा भी है दोस्तों, अगर हम इसके ब्रीफ की बात करें कि आकाश गंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हमारी मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी का नाम क्या है, कुछ पूछता है दोस्तों ऐसे। हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है, तो आप सभी को याद रखना है ये दुग्ध मेखला जो आप देख रहे हैं यहाँ, आकाशगंगा जिसको हम कहते हैं, तो वो कई बार दुग्ध मेखला बोल देता है, कई बार आकाशगंगा बोल देता है। आपको ये बात याद रखनी है। आगे हमसे बोला है कि मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। तो अगर ये क्वेश्चन भी बनता है कि मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने खोजा था या किसने देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है मिल्की वे क्या है। तो आप सभी को पता है कि मिल्की वे जो है दोस्तों वो है आपका आकाश गंगा। अभी हमने पढ़ा जिसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास वो है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो आप सभी को पता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है जो कि सभी तारों के या ग्रहों के नामों को क्या करता है, देता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बोला हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। ये पेशेवर खगोलशास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में। ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है दोस्तों। इस संघ को ध्येय खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसका जो काम है वो क्या है, आपको पता ही है कि खगोलशास्त्र को क्या करना दोस्तों, बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, तो आप सभी को पता है अभी तक 88 तारामंडल ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है दोस्तों, नाम दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसका ब्रीफ देखें तो खगोलशास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों में ऐसे समूह को जो हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुछ 88 तारामंडल हैं जिनमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो हाइड्रा तारामंडल है वो सबसे
बड़ा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो आप सभी को पता होता है जो तारे हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तारे किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। अगर हम दोस्तों देखें कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% और हीलियम की मात्रा 10 से 30% तक रहती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रेलवे प्रीवियस ईयर के हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो देखो आपको बताना है कि आकाशगंगा जैसे सर्पिलाकार होती हैं, आपको पता ही है, तो और किस प्रकार की आकाशगंगाएँ हमारी होती हैं? तो देखो बात करें अगर हम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुलर्स। मतलब आकाशगंगाओं के जो बुनियादी प्रकार है वो रेगुलर्स नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रीफ की कि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाशगंगाएं यानी कि गैलेक्सी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो दोस्तों 100 अरब के आसपास हमारे ब्रह्मांड में क्या हैं? आकाशगंगाएं हैं। तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। देख रहे हैं आप, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और उसमें भी 100 अरब तारे हैं दोस्तों। स्पाइरल, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स प्रमुख आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेगुलर हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको रेगुलर याद नहीं रखना है कि रेगुलर उसका प्रकार नहीं है, आपको ये स्पाइरल, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्रेट बियर नाम है, किसका नाम है आपको बताना है। ये ग्रेट बियर किसका नाम है? तो दोस्तों ये एक गैलेक्सी यानी कि तारामंडल का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेट बियर एक आपकी गैलेक्सी का नाम है। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ ऑप्शन में आंसर लिखा भी है कि ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। आपने देखा होगा जो 7 रात को आपको तारे दिखाई देते हैं जिनको हम सप्तऋषि कहते हैं, उसी का नाम क्या है दोस्तों? ग्रेट बियर। आगे जो उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखाई देता है, ठीक है, इसे फाल्गुन चैत के महीने में श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह के रूप में देखा जाता है। इसमें 4 तारे चौकोर और एक तिरछी रेखा में होते हैं। आपने देखा ही होगा दोस्तों ये तो, अगर आपने नहीं देखा तो रात में जाकर जरूर आसमान में देख लेना। आसमान में मत जाना, ज़मीन से देखना, ठीक है। तो ग्रेट बियर देखो सभी को इसका नाम सप्तऋषि तो सब जानते हैं, लेकिन अगर इसका ऑप्शन सप्तऋषि से ना देकर ग्रेट बियर दिया जाए तब भी आपको याद रखना कि सप्तऋषि को ही ग्रेट बियर का नाम दिया जाता है। हबल का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो हबल का जो नियम संबंधित है दोस्तों वो है खगोलिकी से। आप सभी को पता है कि हबल टेलीस्कोप अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि मतलब ब्रह्मांड में क्या किया गया है? प्रक्षेपित किया गया है। ये क्वेश्चन करंट का है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है कि हबल का नियम किससे संबंधित है? तो हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी हमसे जितना दूर पर होती है वह हमसे उतनी ही तेज़ी से दूर जाती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी और हमारी दूरी के समानुपात होता है। इसे हबल का नियम भी कहते हैं। हबल के नियम के अनुसार ही ब्रह्मांड की उम्र 15 गुणा 10⁹ वर्ष आंकी गई है। तो अगर कई बार पूछा जा सकता है कि ये हबल के द्वारा ब्रह्मांड की उम्र क्या है, तो वह 15 गुणा 10⁹ और वैसे अनुमानित क्या है? तो आपको सभी को पता 13.7 बिलियन वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा खगोलिकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ पाई जाती है तो वो क्या है दोस्तों? हीलियम है। तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैस कहाँ पर पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? हीलियम, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों देखो हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है, तो वो हाइड्रोजन है 70%, हीलियम आपको 28% मिलेगी। याद रखना हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आपका सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में है, 28% है। कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन जो है वो है दोस्तों 1.5%। लौह वर्ग के जो तत्व हैं वो 0.5% हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आप सभी को दोस्तों पता होगा ये सीरियस ए जो होता है तारा, ये सबसे ज़्यादा क्या है? ये सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है दोस्तों। तो आपके आंसर भी देखो इसमें लिखा हुआ है कि आंसर जो इसका बी है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस, कई बार इसको साइरस भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। ए साइरस ए है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद रखना सेंचुरी लिखा है दोस्तों, लेकिन वो सेंचुरी अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सेंचुरी पढ़ा जाएगा, जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं।
एक तो रात में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है, आपको याद रखना, सीरियस पढ़ लो चाहे साइरस पढ़ लो। और दूसरा आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि सबसे निकट तारा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो आपको याद रखना कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं होगा। तो आप सभी को पता है कि देखो तारे टूटते हैं, ग्रह भी टूट जाते हैं, जैसे आपने पता होगा कि ग्रह भी जो होते हैं वो टूट जाते हैं कई बार, है ना। बात करते हैं एस्टेरॉयड तो होते ही हैं टूटे हुए, इनको टूटा हुआ तारा कहा भी जाता है, लेकिन अंश व अवशेष, जैसे किसी चीज़ का कोई अंश रह गया तो हम उसको टूटा हुआ तारा नहीं कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी एस्टेरॉयड भी हमसे टकराता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं। वो चमकने इसलिए लगते हैं दोस्तों क्योंकि वायु का जो घर्षण होता है और उनकी स्पीड जो होती है उसकी वजह से वहाँ पर क्या आग टाइप की उत्पन्न हो जाती है। आपको पता है कि जो एस्टेरॉयड होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो वायु जो होती है एक्चुअल में हमारे ब्रह्मांड में उसके घर्षण की वजह से टकरा कर वहाँ पर क्या आग जैसा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपको सभी को पता चल गया कि वह अंश व अवशेष है। आगे आप ये देखो, मैं ब्रीफ हल्के हल्के आगे ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसे पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका अब होगा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे आपको चुनना है। तो देखो लुब्धक, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और नेपच्यून। तो आपको पता है ये नेपच्यून, मंगल ग्रह और शनि ग्रह तो एक ग्रह है। लुब्धक क्या है, बात करते हैं। लुब्धक सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सीरियस ए सूर्य से दोगुना द्रव्यमान तारा है। ये महासिवान ब्रह्मांड में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। तो वैसे भी देखो दोस्तों, अगर इसको आपको ना लुब्धक का आंसर नहीं भी पता तब भी हम एलिमिनेट करके इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि मंगल भी एक ग्रह है ना, शनि भी एक ग्रह है, नेपच्यून तो एक ग्रह ही है। तो लुब्धक जो है दोस्तों वो कुछ और ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। तो दोस्तों बस आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसको नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला आपने नाम सुना भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नेब्यूला। अब बात करते हैं इसके ब्रीफ की। नेबुला यानी कि निहारिका अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। तो नेबुला जो होता है दोस्तों उसे कहा जाता है धूल का बादल। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एंड्रोमेडा क्या है। तो दोस्तों एंड्रोमेडा है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। याद रखना मिल्की वे क्या है, हमारी आकाशगंगा, ठीक है। तो दोस्तों लिखा भी है इसका जो ब्रीफ अगर हम देखें कि एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी 2 छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि हमारी आकाशगंगा के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है। तो दोस्तों एंड्रोमेडा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये आंसर लगाना है तो इसका राइट आंसर लगाना होगा। देखो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। देखो ये आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 शिफ्ट 3 स्टेज 1 का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बहुत ज़्यादा छात्रों में बवाल भी चल रहा है। तो दोस्तों जैसे हिसाब से मेरिट बढ़ रही है ना, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। तो आप सभी को पता है, अभी हमने प्रीव्यू भी पढ़ा इसका, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है हमारे आकाशगंगा के सबसे समीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये ब्रीफ पढ़ने का बस एक ही फ़ायदा होता है कि आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप खुद से लगा पाओगे। जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा की गई खोज में गैलीलियो के
चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी। मतलब जब उसने खोज की थी तो दोस्तों उसने चंद्रमाओं की संख्या कितनी बताई थी, तो उसने बताई थी दोस्तों 4। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रीफ के बारे में, समझते हैं कि कब उन्होंने इसकी खोज की थी और कब उन्होंने चंद्रमाओं की संख्या के बारे में बताया था। तो जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन ने चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई है। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं, गैनीमिड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो आदि हैं तथा सभी उपग्रहों में गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो दोस्तों, चंद्रमाओं का मतलब यानी कि पृथ्वी का जो ग्रह है, उपग्रह आपको पता है कि कौन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, तो हमने उसका नाम चंद्रमा दे दिया है। ऐसे ही बृहस्पति के जो इन्होंने 4 वो बताए थे चंद्रमा, उनके नाम है गैनीमिड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो आदि हैं। और दोस्तों याद रखना, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो दोस्तों आपको बताना है कि वो है बृहस्पति का नाम है गैनीमिड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है और क्या नाम है उसका, तो आपको याद रखना है गैनीमिड इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैनीमिड जो दोस्तों आप देख रहे हैं। और कितनी बताई थी उसने, 1610 में बताई थी। अब आगे अगला क्वेश्चन है, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। तो आप सभी को पता है ये घुमावदार तरीके से बताते हैं। देखा भी होगा आपने, जो हमारी जितनी भी गैलेक्सी हैं वो घुमावदार टाइप की हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिल्की वे आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है, ये आप सभी को पता ही है। आकाशगंगा मतलब असंख्य तारे। आपको पता ही है कि एक आकाशगंगा में करीब 10 अरब तारे होते हैं, अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिक ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार, घुमावदार, है ना, घुमावदार कुंडली आकृति से दर्शाया है। मैं जानता हूं दोस्तों ज़्यादातर लोग इसका आंसर अंडाकार लगाकर आए होंगे, लेकिन आपको पता ही है जब कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में करके जरूर देख लेना। बहुत से क्वेश्चन हम इसी चक्कर में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो दुग्ध मेखला जो आपको पता ही है वो किस प्रकार की है, सर्पिलाकार, जिसको घुमावदार या कुंडली आकृति से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। अभी आपने पढ़ाई होगा ग्रेट बियर हमने किसको कहा था दोस्तों, बताओ जरा। तो आपका नाम है इसका उर्सा मेजर, ठीक है। तो उत्तर आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। साइरस तारे को लुब्धक भी कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा लुब्धक क्या है, एक तारा होता है, तो ये क्या है, साइरस तारा है दोस्तों। जिन तारों का प्रकाश सूर्य से कम होता है उन्हें वामन तारा कहते हैं। अगर कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वामन तारा है या वामन तारा कौन से होते हैं, तो उसमें वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिनका प्रकाश सूर्य से ज़्यादा होता है, जिनका प्रकाश सूर्य के बराबर होता है, या जिनका प्रकाश सूर्य से कम होता है। तो वामन तारे वो होते हैं जिनका प्रकाश सूर्य से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। सबसे गर्म ग्रह आपको पता है शुक्र है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आप सभी को पता है नाभिकीय संलयन है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना, जबकि पृथ्वी कहाँ होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। तो आप सभी को पता है कि समुद्र कोई पिंड नहीं है, सूर्य, ग्रह, तारे, ये सारे क्या है दोस्तों, ये आपके पिंड हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्र कोई भी आपका पिंड नहीं है। तो बात कर लेते हैं ग्रह, वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। आपको पता होगा कि 2006 में क्या कर दिया था, एक ग्रह को बाहर भी कर दिया गया है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। इस प्रकार सूर्य, तारे और ग्रह खगोलीय पिंड हैं तथा समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाशगंगा में चमकता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबके सब चमकते हैं। चांद भी चमकता है, लेकिन देखो दोस्तों कई बार आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन चांद, हम पूर्णिमा के दिन ज़्यादा चमकता है तो अमावस्या के दिन चांद नहीं चमकता, लेकिन तारे हमेशा चमकते ही रहते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, आप सभी को पता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानत 10 अरब तारे हैं और 10 अरब आकाशगंगाएं हैं अभी तक वैज्ञानिक बता चुके हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला मंदाकिनी का ही भाग है। आपको पता है कि हम इसी में दुग्ध मेखला में रहते हैं, जो रात्रि के समय दिखने वाले तारों के समूह हैं। तारों का अपना ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जो आकाश में रात्रि के समय चमकते हैं। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। देखो साइरस का कितने सारे नाम होगा, देखो साइरस ए, दूसरा दोस्तों डॉग स्टार, है ना। तो ये भी याद आपको रखना कि डॉग स्टार ही आपका साइरस भी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर
घूमता है। तो दोस्तों इसका सभी ने आंसर दे ही दिया होगा। कक्षा कहते हैं, आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी कक्षा के चारों ओर लगाता है, मंदाकिनी, मिल्की वे, ये सब अपनी अपनी कक्षाओं के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं, आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इनको कहा जाता है सौरमंडल। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। सूर्य और 8 ग्रहों से जो बनकर मिला है दोस्तों, हम उसी को तो सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य और उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों तथा अन्य धूलि मेष और को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो, देखो दोस्तों मैंने आपको बोला था ना 2006 में एक ग्रह को बाहर कर दिया था दोस्तों, वो प्लूटो है। प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह नहीं माना था, तो ऐसे क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। और आपको पता है कि अब हमारे सौरमंडल में केवल और केवल 8 ही ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो आप सभी को पता है कि ग्रह जो होते हैं वो दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला देखो, इसका जो ब्रीफ है वो है, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं। ये बहुत क्वेश्चन आया है दोस्तों, बौने ग्रह, सेरस, प्लूटो और एरिस। याद रखना, ये बौने ग्रह पूछा जाता है कि निम्न में तो कौन सा बौना ग्रह है, तो वो आपको दे देगा ऑप्शन में शुक्र, पृथ्वी और एक लिख देगा सेरस, फिर दूसरा लिख देगा भाई मंगल। तो आपको याद रखना है सेरस, प्लूटो और एरिस। प्लूटो को इस बौनेपन की ही वजह से क्या किया गया दोस्तों, 2006 में बाहर कर दिया गया था। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि जो 4 के बाद जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये जो अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह हैं। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो आपके दोस्तों जैसे जमीन है इन पर, मतलब इन पर क्या है, जमीन है, लेकिन बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सिर्फ एक गैसीय ग्रह हैं दोस्तों। आगे बोला इन्होंने जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। कोपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल से संबंधित जो आपके रूल हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं नियम है, वो किसने दिए हैं? तो कोपरनिकस ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको मैंने अभी बताया था, निकोलस कोपरनिकस ने ही क्या किया था दोस्तों, इसका सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। हाल ही में उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं। कल हम इसका 2nd चैप्टर पूरा करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सौरमंडल, और साथ ही साथ हम दोस्तों पूरा करेंगे सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो हम सारे क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। रोज़ आपको ये डेली वीडियो मिलेगी और बहुत ही जल्दी मैं ऐसे ही हिंदी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी भी हमारे उत्तराखंड पुलिस में और यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और बहुत भी, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर अभी कौन सा एग्ज़ाम है, ये लेखपाल का है। आपको पता है कि राजस्व लेखपाल की भर्ती आ रखी है वहाँ पर। उत्तराखंड में भी 3-4 एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी आ रही है और बहुत अच्छे नंबर की हिंदी होती है। तो दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा ग्रो करना भी आसान है, आप सभी को पता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।